एवरीवन। हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने अपना वीमेन एजुकेशन का टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ है। हमारी सेकंड यूनिट चल रही है और हमारा ये 5th लेक्चर है आज का। तो इसमें हमने वीमेन एजुकेशन की बात की। पिछले लेक्चर में हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की कि अगर हम वीमेन को जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों हमें वीमेन को एजुकेशन देनी चाहिए। तो हम आज यहाँ पे बात करेंगे एफर्ट की कि वीमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या जो प्रयास किए गए हैं, कौन कौन सी कमेटियों ने कौन कौन सी जो पॉलिसीज थी उन्होंने वीमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से काम करने के लिए कहा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एफर्ट्स मेड फॉर वीमेन एजुकेशन। कौन कौन से प्रयास किए जा चुके हैं वीमेन एजुकेशन के लिए। तो हम अपनी जो स्टार्टिंग है हम करेंगे कि सबसे पहले जो राधा कृष्णन कमीशन था, राधा कृष्णन कमीशन कब बना, उसने जो वीमेन थी वीमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से जो काम थे उनके लिए मोटिवेट किया, कौन कौन से काम करने के लिए कहा गया। तो जो राधा कृष्णन आयोग था, जो राधा कृष्णन आयोग था या राधा कृष्णन कमीशन था, वो 1949 में इसको गठित किया गया राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन जो आयोग था उसने कहा था कि एक शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित जो पुरुष है वो हो नहीं सकता। जब तक हम अपनी लड़कियों को अपनी बच्चियों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक क्या है जो हमारा एजुकेशन का सपना है, एजुकेशन देने का सपना है, खास करके जो एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन का सपना हमने देखा है वो कंप्लीट नहीं होगा। जो घर घर एजुकेशन का देने का सपना है वो तब तक अधूरा है जब तक क्या है राधा कृष्णन आयोग के अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाती। तो राधा कृष्णन आयोग का कहना है कि शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी विकास करना है, हमने अगर अपने घर का विकास करना है, हमने अपनी समाज का विकास करना है, हमने अपने देश का विकास करना है, तो क्या है एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और एजुकेशन वो स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर हक है एजुकेशन का लेने के लिए। तो इस आयोग ने कुछ स्त्री की शिक्षा के विकास के लिए कुछ कार्य कहे थे। वो कौन कौन से कार्य थे, सबसे पहले हम बात करते हैं नारी को सुमाता और गृहिणी बनाने की शिक्षा। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे नारी को सुमाता और सुगृहिणी बनाने की शिक्षा। कि स्त्री एक माता और गृहिणी तो है, चाहे वो एजुकेटेड है चाहे वो अनएजुकेटेड है, लेकिन उसको एक अच्छी माता और एक अच्छी गृहिणी बनाने के लिए हमें शिक्षा प्रोवाइड करनी होगी। उसे इस तरह की शिक्षा देनी होगी कि उसे अपनी जिम्मेदारियों और अपने जो फर्जों का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी ड्यूटीज हैं, जो उसके जो राइट्स हैं उसकी शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना हर एक कर्तव्य, हर एक रिश्ते को अच्छे से निभा सके। आगे हम बात करते हैं नारी शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार। नारी शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार। जो वुमेन को एजुकेशन देनी है, हमने उनको जो फैसिलिटी देनी है तो उसका क्या है ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाए।
वो क्या शिक्षा फैसिलिटीज हो सकती हैं, जो स्कूल है वो उनकी पहुंच में हो, उनके घर से ज्यादा वो दूर ना हो, उनके लिए जो छात्रवृत्ति है, उनके लिए जो भी वजीफे वगैरह हैं, उनकी जो फैसिलिटी है, उनका जो विस्तार है वो किया जाए, उनको फ्री एजुकेशन का, उनको जो रात की पाठशालाएं हैं उसका जो फैसिलिटी है, जो सुविधा है वो मिल रही है, उसका जो विस्तार किया जाए। इसलिए जो विमेन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनका जो ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाए। आगे हम बात करते हैं गृह प्रबंधन अध्ययन की प्रेरणा और अवसर दिए जाए। गृह प्रबंधन की, उसने हर एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसने घर भी संभालना है, कैसे उसने अपनी एजुकेशन भी लेनी है, इन सब चीजों की उनको शिक्षा दी जाए। आगे हम बात करते हैं समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन। तो जो फीमेल टीचर हैं, अगर वो मेल टीचर के बराबर काम कर रही हैं तो उन्हें जो सैलरी है वो भी क्या है, मेल टीचर के बराबर मिलनी चाहिए। उन्हें समान काम के लिए समान वेतन का जो हक है वो दिया जाना चाहिए। तो जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम खास करके लड़कियों की जो आवश्यकताएं हैं, जो समाज में आवश्यकताएं हैं, उनकी जो पूर्ति है, पूर्ति को पूरा करने वाला जो पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए। बालिकाओं को समाज में समान जो स्थान है वो दिला सके, लड़के और लड़की में जो भेदभाव है उसकी जो कंडीशन है वो खत्म कर सके। ये हमारा जो राधा कृष्णन कमीशन बना था 1948-49 में, तो उसने विमेन शिक्षा के लिए ये सब जो काम थे वो करने के लिए प्रेरित किया गया था या फिर काम करने के लिए बताया गया था। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958। दूसरी जो आई थी राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, ये 1958 में आई थी। तो इसने भी कुछ काम करने के लिए कहा था कि हम वीमेन एजुकेशन के लिए कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो इसको दुर्गाबाई देशमुख जो कमेटी है उसके नाम से भी जाना जाता है इस समिति को, और इसका क्या नाम था, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख के नाम से भी इसे जाना गया। तो इसमें महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही थी। कौन कौन सी बातें जो इन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए कही गई थी, इनमें जो कहा गया था कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियों की शिक्षा, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उसके लिए काफी जो सुझाव दिए थे, सबसे पहले क्या था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था प्रोवाइड करवाई जाए। जो अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था है वो खास करके लड़कियों के लिए प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि लड़कियां अपने आप को जो सुरक्षित महसूस कर सकें, वो बिना किसी दिक्कत के जो स्कूल में एजुकेशन लेने के लिए जा सकें। तो ये उनका मेन मोटिव था, जो लड़कियों को प्रशासनिक व्यवस्था मुहैया करवाना। आगे हम बात कर सकते हैं अनुदान की। अनुदान की व्यवस्था, वीमेन एजुकेशन के लिए अनुदान पे खास ध्यान देने की बात कही गई थी। जो राष्ट्रीय महिला समिति बनी थी, इसमें कहा गया था कि जो औरत की शिक्षा है, जो महिला शिक्षा है, उसके लिए जो फंड वगैरह है वो पर्याप्त मात्रा में दिए जाने चाहिए। वो क्या फंड, हम उसके लिए छात्रावास के लिए यूज कर सकते हैं, हम उसके मिडिल और जो उसकी जो सेकेंडरी की जो माध्यमिक की शिक्षा है वो लेने के लिए वहां पे छात्रावास की व्यवस्था कर सकते थे, जिन बच्चियों को
डेली अप डाउन करने में, आने जाने में दिक्कत होती है, तो उसमें महिला अध्यापिकाओं के लिए भी छात्रावास है वो बनाया जा सकता है, ताकि ना तो टीचर्स को कोई दिक्कत हो, ना ही वो लड़कियों को जो स्कूल आने जाने में कोई दिक्कत हो। आगे हम राज्य परिषदों का निर्माण कर सकते हैं। राज्य परिषदों का निर्माण कर सकते हैं जो बेस्ट एजुकेशन को प्रमोट करे, एजुकेशन में आने वाली जो दिक्कतें हैं, जो बाधाएं हैं, उनके बारे में जानकारी रखें, उन बाधाओं को कैसे हम दूर कर सकते हैं, उन सब की जो कार्यकारिणी है उसको संभाल सके। तो इसलिए हम राज्य के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम राज्य पर क्या है, राज्य स्तरीय जो राज्य परिषद है उनका हम निर्माण कर सकते हैं। बालक और बालिका जो विषमता है, जो भेदभाव है लड़के और लड़की को लेकर, उसको भी समाप्त किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो माँ बाप हैं वो अपने दोनों बच्चों को बराबर शिक्षा देने के लिए प्रेरित हों, अपने आप को मोटिवेट करें। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, बालक और बालिका शिक्षा में विषमता को समाप्त करना। बालक और बालिका शिक्षा में विषमता को समाप्त करना। ताकि कोई भी पेरेंट्स ये ना सोचे कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ लड़के को शिक्षा दिलवाने में है, जहाँ हायर स्टडी सिर्फ लड़के के लिए है वहां वो स्टडी लड़कियों के लिए नहीं है। तो लड़के और लड़कियों की जो शिक्षा है उसमें जो भेदभाव है उसे दूर किया जाना बहुत जरूरी है। अगर हम सारी लड़कियों को, अपनी लड़कियों को शिक्षा देना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी जो एक बाधा है वीमेन एजुकेशन में। तो ये महिला शिक्षा के ये महिला शिक्षा समिति बनी थी जो 1958 में, उसने सुझाव दिए थे वीमेन एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, जो तीसरा है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग। 1990 में ये बना था राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल विमेन कमीशन। तो इसमें क्या था, जो ये राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में पारित किया गया था, 1990 में बनाया गया था। इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 पूर्णकालिक सदस्य थे। कितने जो मेंबर, जो कमेटी थी उसमें मेंबर क्या थे, एक अध्यक्ष, इसमें एक अध्यक्ष था, एक इसमें सचिव था, और जो 5 थे वो पूर्णकालिक सदस्य थे। ये 1990 में बना था, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो हम कह सकते हैं प्रभावित हुआ था वो 1992 में जाके वो क्या हुआ था, 31 जनवरी 1992 को ये पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ था, जो महिला राष्ट्रीय महिला आयोग था। तो इसने बहुत सारे जो कार्य थे वो बताए थे कि हम वुमेन एजुकेशन के लिए कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए। तो सबसे पहले इसने बात क्या की थी, कानूनी शिक्षा की। इस आयोग ने बात की थी कि जो कानूनी शिक्षा लिख दिया, कानूनी सुरक्षा की बात की थी कि महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि
हमारी सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां भी प्रचलित हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो नशे के आदी हैं, या फिर बहुत सारे जो शरारती तत्व हैं वो भी समाज में रहते हैं। तो कई बार लड़कियों को जो शोषण का शिकार होना पड़ता है, जो रास्ते में आते जाते लोग लड़के कह लो कि वो उनके साथ छेड़खानी कर देते हैं। तो इसलिए लड़कियों को कानूनी सुरक्षा जो प्रदान किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम विमेन एजुकेशन को प्रॉपर रूप से लागू कर सकें। जब लड़कियों को कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी तो वो क्या है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, वो बिना किसी डर के स्कूल आ जा सकेंगी, और उनके जो माता पिता हैं वो भी क्या है, वो भी निश्चिंत हो जाएंगे अपनी बच्चियों की तरफ से। तो कानूनी सुरक्षा बहुत अहम है अगर हमने विमेन एजुकेशन को सशक्त बनाना है। तो दूसरा हम बात कर सकते हैं कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों में कमी, अपर्याप्त या त्रुटि पर संशोधन करने के जो सुझाव हैं वो भी इस समिति ने, वो भी इस आयोग ने दिए थे। तो महिलाओं की शिकायतों पर ध्यान देना, महिलाओं की जो शिकायतें हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। की शिकायतों पर ध्यान देना। कई बार होता है कि लड़कियां अपनी कंप्लेन, जो भी प्रॉब्लम होती है, अपनी लड़कियां अपनी कंप्लेन भी करती हैं, लेकिन उनको उनकी जो सुनवाई है वो टाइम पर नहीं होती, या फिर कई बार होती ही नहीं है, उसको ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाता है। तो इसलिए अगर कानूनी सुरक्षा बनाई जाती है तो जो महिलाओं की शिकायतें हैं उसमें भी क्या है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और जो समस्याएं हैं उसकी जितनी जल्दी संभव हो सके उसे सुलझाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम एजुकेशन, जो महिला शिक्षा है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। आगे हम बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाएं। जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी योजनाएं बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमें महिलाओं को खास चुनकर महिलाओं को जो उनके विकास के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं उनमें उनको भी शामिल किया जाना जरूरी है, ताकि अगर हम महिला को शिक्षा दे रहे हैं तो वो जब इस तरीके की योजनाएं बनाने वाला जो कमेटी होती है, जो आयोग होता है, अगर उसमें शामिल होती हैं तो उनको देखा देखी जो बाकी लड़कियां हैं वो भी एजुकेशन लेने के लिए खुद को प्रेरित करती हैं और अपनी साथ वाली लड़कियों को प्रेरित करती हैं, क्योंकि वो जब अपने से आगे पढ़ी हुई लड़कियों को इस पदवी तक देखती हैं तो उनका भी जो मन होता है वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लेने के लिए लालायित रहता है, ताकि वो भी इस पदवी तक पहुंच सके। तो इसलिए जो आर्थिक एवं सामाजिक विकास है उसके लिए योजनाएं बनानी चाहिए और उनमें स्त्रियों को शामिल भी किया जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं पुनर्वास की स्थापना और क्या है, उनकी दशा सुधारने के लिए प्रयास करना कि सुधार गृहों, जेल खानों व अन्य स्थानों पर उनके पुनर्वास तथा जो दशा सुधारने के लिए भी सिफारिशें की गई है। हमें पता है कि हमारे समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो भी हैं, वो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो मेल कैटेगरी में है, सिर्फ पुरुष में है। तो बहुत सारी जो बुराइयां हैं लड़कियों में भी हैं, लड़कियां भी क्या है, कई बार किसी झांसे में आकर या गलत संगत में पढ़कर क्या नशे की आदी हो जाती हैं, वो भी क्या बुरे कामों में विलिप्त हो जाती हैं। इसलिए तो हमें क्या है, उनकी जो दशा है वो सुधारने पर विशेष जोर देना चाहिए। उनके लिए जो पुनर्वास की योजनाएं हैं वो लागू की जानी चाहिए, पुनर्वास स्थापित किए जाने चाहिए, सुधार गृह बनाए जाने चाहिए, ताकि जितनी भी बुराइयां हैं समाज में हम उन बुराइयों को खत्म कर सकें।
और खत्म करके हम एक जो अच्छी से अच्छी शिक्षा है वो वीमेन को प्रोवाइड कर सकें, ताकि जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो भले बुरे को पहचान सके, उनके जो अपने कर्तव्य हैं, क्योंकि स्त्री के जो कर्तव्य हैं वो एक घर तक सीमित नहीं है। स्त्री क्या है, 2 घरों के रिश्ते निभाती है, 2 घरों की वो जिम्मेदारियां और फर्ज निभाती है। इसलिए वीमेन को एक अच्छी शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वीमेन को शिक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो हर घर का रिश्ता है, दोनों घरों के जो रिश्ते हैं उनमें सामंजस्य बिठा सके, हर रिश्ते को अच्छे तरीके से निभा सके, और जो अपने बच्चे हैं उनको भी एक अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरित कर सके, उनमें भी एक अच्छे संस्कार उनको दे सके, उनको अच्छे सामाजिक, उनको अच्छे नैतिक, उनको जो एक धार्मिक अच्छे विचार दे सके, ताकि जो उनकी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी शिक्षित, अच्छी शिक्षा से शिक्षित किया जाए। आगे हम बात करते हैं आचार्य राममूर्ति समिति तथा महिला शिक्षा। आचार्य राममूर्ति जो हमारी चौथी समिति की बात करेंगे हम, आचार्य राममूर्ति समिति 1990 तथा महिला आयोग। तथा महिला आयोग ये हमारी जो चौथी है कमीशन है, जो चौथी समिति हमारी वीमेन एजुकेशन के लिए बनी है, तो हम इसकी बात करते हैं। इसने भी जो वीमेन एजुकेशन है इसके लिए बहुत सारे जो कार्य हैं वो करने के लिए कहे, वीमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की, तो इन्होंने कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण सिफारिशें थी वीमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग हम उसकी बात कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे शिशु देखभाल तथा शिक्षा केंद्र स्थापित करना। शिशु देखभाल तथा शिक्षा केंद्र स्थापित करना। तो अगर हम अपनी वीमेन को ज्यादा से ज्यादा, जो वीमेन है उनको एजुकेशन देना चाहते हैं, तो प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनके समीप शिशु देखभाल और जो शिशु शिक्षा केंद्र हैं वो स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कोई स्त्री पढ़ना चाहती है तो वो अगर अपने बच्चे की वजह से नहीं पढ़ पाती, उसे अपने बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको जो शिशु देखभाल केंद्र है उसकी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। वो चाहे एनजीओ के साथ मिलकर, चाहे जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके साथ मिलकर, तो जो शिशु देखभाल केंद्र है वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए। साथ ही इनकी जो समय अवधि है, शिशु देखभाल केंद्र या शिक्षा केंद्र की जो समय अवधि है वो एक दूसरे के साथ उनका समन्वय होना चाहिए, उसके साथ समायोजित किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि जब तक स्त्री जो शिक्षा ले रही है स्कूल में, तब तक उसके जो बच्चे की देखभाल है, वो जो शिशु देखभाल केंद्र है, शिशु देखभाल और शिक्षा केंद्र है, वहां पे उसकी बच्चे की देखभाल हो सके। तो शिशु देखभाल केंद्र जो है वो भी बहुत ज्यादा क्या हेल्पफुल हो सकता है स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने में। आगे हम बात करते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और विद्यालय शिक्षकों में समन्वय स्थापित करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो विद्यालय के अध्यापक हैं उसमें समन्वय स्थापित करना। विद्यालय शिक्षकों में समन्वय स्थापित करना।
क्योंकि आपको पता है कि आंगनबाड़ी जो सेंटर होते हैं वहाँ पे क्या है, छोटे बच्चे की देखभाल की जाती है, वहाँ पे छोटे बच्चे को जो शिक्षा भी दी जाती है और वहाँ पे उनका जो खाना पानी है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो स्कूल के शिक्षक हैं उसमें भी क्या है, समन्वय स्थापित करना चाहिए। वो भी एक दूसरे की वो जो हेल्प है वो करें, ताकि जो शिशु देखभाल है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जिम्मे हो जाए और जो स्त्री है उसकी शिक्षा है वो स्कूल में वहां पे वो शिक्षा ले सके। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और विद्यालय के शिक्षक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं वीमेन को एजुकेशन प्रदान करने के लिए। आगे हम बात करते हैं जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, स्कूल जो छोड़ चुके हैं, बच्चों के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना। औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा की व्यवस्था, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो ऑलरेडी स्कूल छोड़ चुके हैं तो उन्हें इनफॉर्मल या इनफॉर्मल जो एजुकेशन है उसकी व्यवस्था दी जानी चाहिए, ताकि अगर बच्चे ने किसी कारणवश स्कूल छोड़ा है, काम के लिए स्कूल छोड़ा है, तो उसका काम भी ना छूटे और वो जो एजुकेशन है वो भी बच्चा ले सके। इसलिए औपचारिक या अनौपचारिक जिस भी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है तो वीमेन को वो एजुकेशन है दोनों तरीके से प्रोवाइड हम करा सकते हैं। योग्य छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए, छात्रवृत्तियों की जो व्यवस्था है वो की जाए। जो इंटेलिजेंट गर्ल स्टूडेंट है, जो योग्य लड़कियां हैं, तो उनको टाइम टाइम पे स्कॉलरशिप दी जाए। जब एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है तो जो ज्यादा से ज्यादा जो लड़कियां हैं वो क्या है, वो भी पढ़ना चाहती हैं, क्योंकि एक तो उन्हें पढ़ाई हो रही है, वो शिक्षित हो रही है, दूसरा उन्हें जो हेल्प है वो फाइनेंशियली भी हेल्प हो रही है। इसलिए हमें छात्रवृत्तियों की जो व्यवस्था है वो भी करनी चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, छात्रवृत्ति है जो स्कॉलरशिप है उसके देने साथ साथ उनकी जो यूनिफॉर्म है वो फ्री दे सकते हैं, जो उनकी बुक्स वगैरह है वो क्या है हम उनको फ्री दे सकते हैं। और क्या है, जो यहाँ पर 300 या फिर 300 से ज्यादा लोग रहते हैं, जनसंख्या जहाँ पे 300 या 300 से ज्यादा है, तो इस आबादी वाले क्षेत्र में एटलीस्ट एक जो एलिमेंट्री स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है, उसकी व्यवस्था भी जरूरी होनी चाहिए, ताकि जो लड़कियां हैं वो अपने गांव में शिक्षा प्राप्त कर सकें। और जहाँ पे 500 या इससे ज्यादा आबादी का क्षेत्र है वहां पे क्या है, वहां पे हम एक जूनियर हाई स्कूल स्थापित कर सकते हैं, ताकि जो लड़कियां हैं वो थोड़ा आगे की जो एजुकेशन है वो भी ले सकें। क्योंकि जब बच्चों की जो बेस है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वो आगे की जो एजुकेशन लेने के लिए खुद ही इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इसलिए हमें एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन हर बच्चे को प्रोवाइड करनी चाहिए, हर लड़की को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये हमारा जो वीमेन एजुकेशन का टॉपिक था, एफर्ट्स का, कि वीमेन एजुकेशन के लिए कौन कौन से जो एफर्ट किए जा चुके हैं, कौन कौन सी जो समितियां हैं उन्होंने कौन कौन से एफर्ट किए हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक एफर्ट्स का यहीं पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमारा वीमेन का एजुकेशन टोटली कंप्लीट हो चुका है।